चलो, तो आज का टॉपिक है एक्चुअली स्पेस के बारे में। सब बचपन से ही बहुत क्यूरियस होता है नहीं कि स्पेस कैसा है, अंतरिक्ष कैसा है। सब लोग रात में देखते हैं तो तारा बहुत सारा दिखता है। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ज्योग्राफी का भी हिस्सा है स्पेस, और फिजिक्स का भी हिस्सा है। तो दोनों दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ना होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी जो जो स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ही। और जो ऐसे जानना चाहते हैं स्पेस के बारे में, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग जानता है कि जो जो ब्रह्मांड है अभी तक अनंत है, ठीक है ना। ये कैसे बना, क्या बना, इसके थ्योरी आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, ठीक है। इसके अलग अलग थ्योरी है कि हाँ भाई ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इतना विशाल, इतना कुछ। जो अपना सोलर सिस्टम जो देख रहे हैं, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है एक्चुअली। इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। मतलब पृथ्वी का एग्जिस्टेंस, इवन वो तो एक तो सोलर सिस्टम का है ही, ऊपर से ये जो पृथ्वी है सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। इवन कि सूर्य जो सन है वो भी इस गैलेक्सी का, इस ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो अभी क्या हम पढ़ें, सबसे पहले चीज़ है प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है। ये पृथ्वी कहाँ रहती है, एक सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पर रहती है, ठीक है। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, एस्ट्रॉयड्स है, ठीक है, उल्का पिंड, ये सब चीज़ों को मिलाकर हम सोलर सिस्टम बनता है। ये सोलर सिस्टम भी किसी और के अंदर होता है, उस चीज़ को गैलेक्सी बोलते हैं। सबने सुना होगा शायद गैलेक्सी, ठीक है। और ऐसे कई गैलेक्सी मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करता है, ठीक है। उस क्लस्टर को, मतलब समझ रहे हो ना, प्लैनेट, सोलर सिस्टम से भी बड़ा गैलेक्सी, गैलेक्सी से बड़ा भी क्लस्टर, ठीक है। एक होता है सुपर क्लस्टर, इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब जिसमें क्लस्टर का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, सुपर क्लस्टर। अभी तक जो नोन जानकारी है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, अभी तक में। बट ये बिल्कुल अभी भी ये जो जितना भी हम लोग ज्ञान ले पाए हैं अंतरिक्ष के प्रति, वो अभी भी छोटा है। ब्रह्मांड बहुत अनंत है, बहुत बड़ा चीज़ है। इसको स्टडी करना अभी जो जितना भी हमें नॉलेज है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो भी नॉलेज है, चलो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो इस सुपर क्लस्टर के बारे में बता रहे थे। तो अभी अभी एक साइंटिस्ट खोज हुआ था, इंडियन ही एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक सुपर क्लस्टर का ढूंढ निकाला था। उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती जो माँ है उनके नाम पे उस क्लस्टर का नाम दिया था, ठीक है। तो वो बहुत ही बड़ा था। अभी क्लस्टर के बारे में क्या होता है, क्लस्टर मतलब ढेर सारे गैलेक्सीज को मिलाकर क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सरस्वती एक सुपर क्लस्टर है, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि यूनिवर्स का बना कैसे, ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो सबसे पहला जो सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी है बनने का, वो है बिग बैंग थ्योरी, जो तुम अभी देख रहे हो ना हमारे स्क्रीन पे। चलो ये चीज़ दिखाते हैं। ये क्लस्टर नहीं है, चलो ठीक है, हम आगे करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज लेमेटायर नाम था उनका। उन्होंने 1897-96 के आसपास, 94-96 के आसपास उन्होंने एक थ्योरी दी थी बिग बैंग की। उसके बाद उस बिग बैंग थ्योरी को बढ़िया से इन्हांस करके रॉबर्ट वेगनर ने बताया था 1967 में, जो कि एक जो अभी जो सबसे हम लोग जो अभी तक जानते हैं बिग बैंग के बारे में, ये इन्हीं का थ्योरी है और यही अभी तक मान्य है, वैलिड है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया था कि जो हमारा जो पहले तो ब्रह्मांड है, वो तो 1000 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड के अंदर में। 1000 बिलियन का मतलब, 1 बिलियन में मतलब कई, मतलब सोच रहे हो ना, अनंत, सोच भी नहीं सकते, उतने गैलेक्सीज है, स्टार नहीं है, ठीक है। अगर हम हर गैलेक्सी की बात करें तो कम से कम 10 मिलियन स्टार्स हैं। 10 मिलियन स्टार जैसे हमारा सूर्य स्टार है, उस तरह से 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
तो 10 मिलियन में तो उतना एक गैलेक्सीज में अप्रॉक्स एवरेज है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई जाकर वहाँ पे गिनती किया है, तो ये एवरेज है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये बना कैसे, स्टार्स कैसे बना। जो तुम जो सोलर सिस्टम जो हमारा है, जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है, करेक्ट, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा पृथ्वी का है ये। तो ये जो सोलर सिस्टम है पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे गैस का भंडार था, बहुत सारे गैस थे, यानी कि यहाँ पे सूरज भी नहीं था, तब की हम बात बोल रहे हैं, मतलब करीब करीब 40 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो हुआ क्या था, तो गैस, बहुत सारे गैसेस, गैस, डस्ट, जो धूलकन बोलते हैं, डैश, उस सब का एक बादल बन गया, बहुत बड़ा विशाल बादल, जो अभी बादल देखते हैं उससे भी कहीं विशाल बादल बन गया। ठीक है, वो आपस में संघनन हो रहे थे, आपस में मिल रहे थे, जोड़ रहे थे, तो बहुत तेज से वो गति, वो, अरे दूसरी बात ये बहुत ही, ये हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा चलते, अनंत की ओर चलते रहते हैं ये। ठीक है, और एक स्पीडली, तो क्या होता है कि हर गैस का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, वो आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जो ये अंतरिक्ष में है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का ही गेम है, यही सब गैस मिलकर ये स्टार्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टार बनने से पहले के जो अवस्था होता है ना, जब गैस और डस्ट होते हैं, उस चीज़ को नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबुला। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, उस चीज़ को नेबुला बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम का शुरुआत हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नेबुला से हुआ। तो नेबुला क्या हुआ कि पहले सूरज नहीं था, वहाँ पे उसके जगह पे क्या था, गैस था, डिफरेंट टाइप का गैस था, धूलकन थे। ठीक है, तो मिलकर, तो हाँ, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। तो हमारे जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये नेबुला है। ठीक है, यानी कि ये स्टार नहीं बना है, ये अभी गैसेज है, जो कि अभी आपस में मिल रहे हैं सारे गैसेज। ठीक है, ये भी एक दूसरे तरह का नेबुला है, मतलब ये साइंटिस्ट ने खोजा हुआ है, नेबुला 52 पता नहीं। हाँ, तो ये है, देख रहा है इसमें गैस है, ग्रीन ग्रीन टाइप का, येलोइस ग्रीन टाइप का, जो ये जो गैसेज हैं ये नेबुला है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये नेबुला बहुत, आप देख रहे होंगे इस पे कितना सारा गैस है, क्या है, ये आपस में अलग अलग है। पहले तो ये बादल है, अलग अलग है, अब ये आपस में सब जुड़ेंगे। ठीक है, और जुड़, इतना हाई प्रेशर और इतना ज़्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है कि एक, हम बताए थे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है हाइड्रोजन का होता है। तो क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल्स और दूसरे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स मिलकर ये हीलियम बनाता है। ठीक है, पढ़ा ना, H प्लस H इक्वल टू HE। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनकर जो हीलियम बना, तो ये हीलियम बनने के बाद बहुत सारा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन। ठीक है, तो संलयन, फ्यूजन में क्या होता है कि जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो इसमें दो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर, मतलब फ्यूजन करके ये हीलियम बना रहा है, साथ साथ बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके, तो फिर क्या करता है कि ये जितने जो नेबुला भी दिखा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि ये आपस में मिलकर एक फिर इसका शेप चेंज होते रहता है, ये गोल होते जाता है, और ये अंदर जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा, सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा फ्यूजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जितना ज़्यादा फ्यूल होगा, तो क्या होगा, एनर्जी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा ये कब तक चलेगा, जब तक चलेगा जब तक कि हाइड्रोजन पूरा खत्म ना हो जाए और सब कुछ हीलियम में बन जाए। तो हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये नेबुला शुरुआती फेज में, यानी स्टार के शुरुआती फेज में को हम नेबुला बोलते हैं। वो क्या होता है, सारे गैसेस मिलकर फिर उसमें संलयन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन के हीलियम बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो स्टार क्या है, एक तरह से जो हमारा सन क्या है, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है ना। हम पूरी जितने भी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं सब सनलाइट की वजह से ही सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे एनर्जी, तो एक तरह से ये जो नेबुला के बाद जो स्टार बन रहा है, तो शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है। तो इसके कलर से साइंटिस्ट लोग पता लगता है कि हाँ ये ओल्ड है
ये बिल्कुल न्यू बॉर्न है। जो न्यू बॉर्न होगा वो स्टार ब्लू कलर का होगा। उसका आप देखे होंगे कि जब गैस वैस जलाते हैं खाने वाला तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो वैसे ही जो ये स्टार होता है वो ब्लू फ्लेम में होता है। जो नया स्टार होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। एक्चुअली बताओ हमारा सन ब्लू है नहीं है ना, ये चमकीला, यानी कि ये बीच के अवस्था में अभी कह सकते हैं ये अभी नौजवान है, मतलब यंग है, ठीक है। और जो रेड हो जाएगा, जिसका कलर रेड हो जाएगा बिल्कुल, वो समझो कि वो बुजुर्ग है, वो ओल्ड हो गया, ठीक है। अब वो खत्म होने वाला है। हाँ, दूसरी बात, जैसे सभी ने देखा होगा महाभारत, तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि सभी जो भी यहाँ पे पैदा हुआ है, जो भी है, जो पैदा हुआ है उसका अंत होना है, ठीक है। तो इसका भी है, हमारा सन का भी है, हमारा पृथ्वी का भी है, गैलेक्सी का भी है, हर का अंत है, लेकिन सबका पीरियड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आई थिंक? ओके। तो अभी जब हम बता रहे थे कि ये जो प्रोसेस है स्टार बनने का, ठीक है, तो एक शुरुआत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा जब ब्रह्मांड के सबसे, तो एक जो जितना भी अभी जब दिख रहे हैं पृथ्वी, सन, गैलेक्सीज, तो एक सिंगल पार्टिकल रहा होगा, ऐसा थ्योरी में बोला गया, लेटेस्ट थ्योरी में यही बोला गया है कि एक सिंगल पार्टिकल रहा होगा, वो ब्लास्ट किया और इतना ज़्यादा धमाका, इसलिए बोला बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके पार्टिकल्स अभी भी बिखर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी, कि जितना भी ब्रह्मांड का जितना भी चीज़ है सब गतिमान है, सब मोशन में है, सब फैल रहा है। तो ये फैलते फैलते, ये सोचो कि कब का घटना, बहुत पहले का घटना, 40 बिलियन ईयर्स पहले का घटना था, कई अरबों खरबों साल पहले। तो जब जाके अभी तक जो हमारा गैलेक्सी और हमारा जो सोलर सिस्टम है वैसा दिखा, ठीक है। तो अब आते हैं स्टार पे। तो स्टार हम बता रहे थे कि नेबुला के बाद क्या होता है, यंग होता है तो ब्लू फ्लेम होता है, जब ओल्ड होता है तो रेड हो जाता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि पूरा हीलियम खत्म हो गया, तो क्या होगा कि वो तारा बिल्कुल एंड पे है। अगर हीलियम खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम बन गया, तो समझो कि वो तारा खत्म पे है। तो फिर उसमें भी ब्लास्ट होता है। जब वो ब्लास्ट होता है उसमें ब्लैक होल्स बनते हैं। ब्लैक होल्स क्या होता है कि एक बिल्कुल ब्लैक होल्स में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि इवन वो सनलाइट को, इवन वो लाइट्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, अंदर समा लेता है। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा उसमें ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है, तो सबको अपने आप में समाहित कर लेता है। तो एक टाइम तो आएगा ना कि इसमें जब सबको ले रहा है, सबको समाहित कर रहा है, तो कॉम्प्रेस हो जाता है और ये इसका साइज छोटा होने लगता है, ठीक है। जब इसका साइज छोटा होने लगता है तो एक स्टार का निर्माण हो जाता है, एक छोटा सा स्टार जो कि बहुत हाई स्पीड में होता है, उसको पल्सर बोलते हैं। जब शुरुआती में तो उसको पल्सर स्टार बोलते हैं, उसको न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं, इसको पल्सर भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। ये तो नेबुला हो गया, नेबुला देख रहा था। तो हम लोग, सबको पता होगा कि हम लोग किस गैलेक्सी में हैं। तो हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हिंदी में इसको दुग्ध मिथिला भी बोलते हैं, ठीक है। इस गैलेक्सी में भी कई सोलर सिस्टम्स हैं। पहले ही बताए थे कि करीब बहुत सारे, मतलब करीब 10 मिलियन स्टार्स एक गैलेक्सीज में होते हैं, ठीक है। तो हमारा सूर्य तो खैर एक ही स्टार है, तो ऐसे कई स्टार्स होंगे गैलेक्सी में। तो जो हमारा स्टार है वही उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ये मिल्की वे जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये मिल्की वे। आप याद होगा अगर कभी रात में, अगर कहीं छत पे अगर सोए होगे, चाहे मिडनाइट में, तो ऐसा ही एक लाइट गुजरता है ऊपर से, बिल्कुल बीच बीच में ऐसा ही लाइट रहेगा। जब पूरा चांद वांद नहीं रहेगा तब ये लाइट बहुत बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल्की वे कुछ ऐसा, शायद याद होगा सबको, बचपन में ऐसा सब लोग बचपन में छत पे सोया है, छत पे देखा होगा। तो ये है मिल्की वे, ये हमारा गैलेक्सी है, हम इसी गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो सांप टाइप का होता है, सर्पिलाकार होता है, ठीक है।
तो ऐसे कई गैलेक्सीज हैं, सोच लो। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैसे सन है, जैसे बहुत सारे स्टार्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्स क्या है, एक पैटर्न बनाते हैं। कभी जैसे सप्तऋषि सुना होगा, ठीक है, सप्तऋषि, पोलर स्टार, तो एक पैटर्न, खास पैटर्न रहता है उसका। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग तारामंडल ही बोलते हैं। तारामंडल से सुना होगा, ठीक है। और अभी तक के डेट में जो सबसे नोन जो ऐसा पैटर्न है जिसको हम तारामंडल बोल रहे हैं, एस्ट्रोइज्म भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये 88 है अभी तक का जो नोन है, ठीक है। तो आई थिंक गैलेक्सी तक सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो शुरू शुरू में हम लोग कहाँ पढ़े, ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी, फिर उसके बाद नेबुला के बारे में पढ़े, फिर स्टार का कैसे निर्माण हुआ नेबुला के थ्रू, यंग ओल्ड, फिर ये स्टार भी ब्लास्ट किया, ब्लैक होल का क्रिएशन हुआ, पल्सर, ये सब चीज़ें हुआ। फिर अब आगे हम देखते हैं अपने सिस्टम के बारे में, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, ठीक है। तो सूर्य के जो आसपास जितने भी चीज़ें हैं उसको सौर मंडल बोलते हैं। आसपास चीज़ें कहने का मतलब प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, मेट्रॉइट हो गया, ये सब चीज़ें, मतलब सूर्य भी इंक्लूड होगा। उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे, सौर मंडल बोलेंगे। यानी कि कह सकते हैं, एक तरह से डिफाइन कर सकते हो कि द ग्रुप ऑफ सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड, इटीसी इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, ठीक है। और इन सोलर सिस्टम के बीच में जो सबसे जो सेंटर पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो सन का होगा। ये स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, देखो ये हमारा सन है, देखो आग धधकता हुआ, ठीक है। और ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अभी तक का जो हमारा प्लैनेट है, पहले तो हम लोग 9 ग्रह के नाम से जानते थे, 9 प्लैनेट्स, लेकिन अभी 8 प्लैनेट है, क्योंकि हम बाद में बताएंगे कि प्लूटो को क्यों नहीं कंसिडर किया गया प्लैनेट के तौर पे, वो हम बाद के बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो इस पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट कौन होगा, वो होगा हमारा सन, ठीक है। हमारे सन में जो सूरज है उसके अंदर जो हाइड्रोजन की संख्या है अभी के मौजूद हालत में 71% है, ठीक है। और हीलियम 26.5% है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे कि स्टार है तब तक स्टार रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमारे जो सन है 71% हमारा हाइड्रोजन है, और हीलियम में कन्वर्ट हुआ 26.5%। यानी कि अभी हमारा जो सन है, सूरज है, वो यंग एज में है, ठीक है। और अदर गैसेज इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ही और हीलियम में होता है, अदर गैसेज भी होते हैं, उसमें अप्रॉक्स 2.5% होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सन है वो बिलियन ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना है, अरबों साल पहले का है, ठीक है। तो हमारा सन क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। पहले बताया था फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं ये आग का गोला है, बहुत बड़ा आग का गोला है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका जो सेंटर पे होता है, जो ये देख लो सन आ रहा है, इसका जो टॉप में जो फ्लेम दिख रहा है ना, ये जो ऊपर ये फ्लेम है, इस पोर्शन को, ठीक है, ये जो टॉप जो फ्लेम है, इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोच लो 50 डिग्री में हम लोग, 50 से 60 डिग्री में अगर पृथ्वी पे हो जाए तो हम लोग गए, ठीक है। यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका सेंटर पॉइंट पे होता है करीब करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि 150 लाख, सॉरी मतलब 15 मिलियन मतलब 150 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो देख रहा है, छोटे छोटे दिख रहा होगा, ये ब्लैक 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 स्पॉट, ठीक है, इस स्पॉट पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये हो गया सन के बारे में, ठीक है, समझ में है? ओके। ये फ्लेम्स देख रहे हैं ना, ये फ्लेम्स हमेशा, जैसे अब आग जला रहे हो, लकड़ी का आग जलाते हो तो क्या होता है, फ्लेम्स कभी ऊपर नीचे होता है, तो ये सन के साथ भी होता है, ठीक है। और ये पृथ्वी से भी दिखता है, पृथ्वी भी इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। इस चीज़ को देखो, ये पृथ्वी आ गया,
अगर पृथ्वी पे जाएं, ये देखो हम पृथ्वी को जूम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सन और पृथ्वी का पोजीशन दिख रहा होगा, ठीक है। तो कभी 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 जिसके सब फ्लेम्स हैं, वो फ्लेम हमारे, एक चीज बताओ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में, इवन कि हमारे शरीर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, भले वो दिखे नहीं। तो जो भी वस्तु हो, जितना भी पिंड हो, सब में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये देखो सूरज क्या कर रहा है, इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये क्या इसके जो ताकत है वो क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है सभी प्लैनेट्स को। लेकिन प्लैनेट्स में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है, वो दूर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच में ये बैलेंस बना हुआ है, जहां किसी का बैलेंस बिगड़ा, सर्वनाश, ठीक है। तो सोचो एक छोटा सा बैलेंस पूरे ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलर सिस्टम, गैलेक्सी भी एक बैलेंस पे है, जहां जैसे ये सूरज क्या कर रहा है, इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ये अपने आप खींचने की कोशिश कर रहा है जितने भी ग्रह हैं। ग्रह में भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रह क्या हो रहा है, वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में, इसी ताकत की वजह से क्या होता है, ये रिवॉल्व, घूमते रहता है सूरज की चारों ओर, ठीक है। थोड़ा सा भी 19-20 हुआ ग्रेविटेशनल में तो गया, एक पूरा सृष्टि गया, पूरा ब्रह्मांड गया, हमारा पूरा सोलर सिस्टम गया। तो सोचो, इमेजिन करो कि कितना बैलेंस है, सब कुछ कितना बैलेंस है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस खराब हुआ तो सब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम कर लो ये हमारा सन का ये साइज है, ठीक है। अगर इससे भी बड़ा अगर सूरज यहाँ पे स्टार आ जाए तो, सन से भी दुगना तिगुना आ जाए तो क्या कर लेगा, पहले तो सब ग्रह को निकल लेगा, सब ग्रह उसके अंदर चला जाएगा, जितने भी सैटेलाइट है, जितने भी प्लैनेट है, सब उसके अंदर चला जाएगा। इवन सन को भी वो ट्रैक करने की कोशिश करेगा। तो कह सकते हो कि पूरा का पूरा गेम सब बैलेंस करने का है, सब बैलेंस है एक दूसरे से, एक खींच रहा है तो एक दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी बीच में एक बैलेंस साधा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये, हाँ, ये फ्लेम के बारे में हम बता रहे थे उस समय। ये जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम दिख रहा है इस पोर्शन पे, तो ये ऐसे तो इसमें ऐसे डायरेक्ट तो कभी दिखता नहीं है ज़्यादा, बट इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो फ्लेम्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम दे दिया गया है। नॉर्थ पोल पे इसको बोला गया है, हाँ, इस चीज़ को हम लोग ऑरोरा बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस। एक चीज़ हम दिखाते हैं, इसका फोटो ऑरोरा का। ओके, शायद वो, ठीक है, इस पे भी नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली पोलर से दिखता है अरोड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो बहुत ही कलरफुल होता है एक्चुअली, ग्रीन टाइप का, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का वो कलर होता है, जो कि वहीं से देखा जा सकता है, ठीक है, नॉर्थ पोल से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, एंड साउथ पोल पे इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ठीक है। याद रखना, ये कलरफुल फ्लेम्स होता है, जो कि ये कुछ नहीं होता है, ये सन का ही फ्लेम्स होता है, जो कि हमें नॉर्थ पोल पे दिखता है। चलो, अब आते हैं पूरा, अब सोलर सिस्टम पे ही आते हैं डायरेक्ट। ओके, तो आप, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सबको सिस्टम पे दिख रहा होगा मेरे को, आई थिंक मेरे सिस्टम सबको दिख रहा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहला से, जो सूरज के सबसे नज़दीक है उसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है, याद रखना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बुध ग्रह। दूसरा है वेनस, ठीक है, इसको शुक्र ग्रह बोलते हैं। तीसरा हमारी पृथ्वी, अर्थ। चौथा ये है मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह, ठीक है। पांचवा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। छठा क्या है, सैटर्न, शनि ग्रह। सातवां क्या है, यूरेनस, इसको अरुण बोलते हैं। और लास्ट में आठवां
इसको नेपच्यून बोलते हैं, वरुण। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है वो एवरेज है 49.98 करोड़। ठीक है, एवरेज दूरी है। एवरेज हम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो जो सोलर सिस्टम का जो पाथ होता है, सब एक चीज तो पहले बता दिए कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे एक खास पाथ पे। उस पाथ से वो डेविएट नहीं होंगे, डेविएट हो गया तो गए, और उस चीज को ग्रह नहीं बोलेंगे। तो एक ग्रह का हमेशा प्रॉपर्टी होगा कि एक खास पाथ पे वो सूर्य का चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये जो चक्कर होता है इक्लिप्स टाइप का होता है, अंडा टाइप का शेप का होता है। तो कभी ये नज़दीक होता है सूर्य के, कभी दूर होता है। जो सबसे दूर जो होगा वो होगा करीब 4 जुलाई के पास होता है, वो सबसे दूर होता है सन से। सबसे नज़दीक होता है वो 3 जनवरी को होता है। नज़दीक वाले चीज़ों को बोलते हैं पेरीहेलियन, और दूर वाले डिस्टेंस को बोलते हैं एफेलियन, ये याद रखना। ठीक है, जो सबसे दूर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और सबसे नज़दीक का जो होगा वो होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। चलो फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और ये इसका जो पाथ होता है चक्कर लगाने का वो होता है इक्लिप्स टाइप का, सॉरी ये। ठीक है, जो अंडा का जो शेप होता है उस शेप में वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जो उस ऑब्वियसली वो कभी नज़दीक होगा तो कभी दूर होगा। जो सबसे दूर होगा उस चीज़ को हम बोलते हैं एफेलियन, जिसकी दूरी 15.21 किलोमीटर होता है, 50.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा दूरी कब होगी, 4 जुलाई को। जो सबसे नज़दीक होता है उस चीज़ को बोलते हैं पेरीहेलियन, इस घटना को बोलते हैं पेरीहेलियन, और इसकी दूरी होती है पृथ्वी से 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ये होता है 3 जनवरी को। ठीक है, चलो तो एक तरह से क्वेश्चन भी हो गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है पृथ्वी से और सूर्य से, 15.2 करोड़ किलोमीटर, और मिनिमम 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जो एवरेज हम मान के चलते हैं, जो कि अगर कोई पूछे कि हाँ जी बताओ पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होगा। करेक्ट। चलिए, ओके। तो हाँ, दूसरी बात एक और पॉइंट हो सकता है कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर, इस चीज़ को खगोलीय दूरी भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा सोलर सिस्टम के बारे में, पहले इंट्रोडक्शन दे दिए सारे सभी ग्रहों के बारे में। तो अब आते हैं बुध ग्रह पे। सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। ये होता है बुध ग्रह हमारा। कौन सा ग्रह है ये, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसको हम लोग बुध ग्रह बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सब पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं सबसे छोटा और सबसे नजदीक है सूर्य के। ठीक है, इसका जो सर्कुलेटिंग पीरियड है, जो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो 88 दिन का होता है, 88 डेज का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम मरकरी पे रहते तो 88 दिन में 1 साल हो जाता। ठीक है, और दूसरी बात, ये सबसे कम पीरियड होता है, जो कि ये ग्रह सबसे कम पीरियड, सबसे कम टाइम लगाता है एक रिवोल्यूशन लगाने में। इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर जो डिफर करता है, सबसे ज़्यादा डिफर करता है। ये दिन में करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और रात में -150 डिग्री के आसपास रहता है। तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यहाँ जीवन पॉसिबल है ही नहीं, ज़िंदगी हो ही नहीं सकता। हाँ, इसका कोई भी चंद्रमा नहीं होता, यानी कि इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। सैटेलाइट के बारे में बाद में बताएंगे। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हम लोग पृथ्वी से भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जो हमारा चंद्रमा है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। दूसरा ग्रह क्या होता है, पोजीशन पे हम चलेंगे। ठीक है, हर पोजीशन पे। दूसरा ग्रह होता है हमारा
वो है वीनस, ठीक है, इसको शुक्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह है, ये पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकीला है और सबसे ज़्यादा गर्म भी है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सवाल हो सकता है ना कि आपने तो बताया कि सबसे नज़दीक कौन है सूरज के, तो बुध ग्रह है, मरकरी है। तो फिर ये हॉट इसको होना चाहिए, मरकरी को होना चाहिए, ना कि वेनस को होना चाहिए। एक्चुअली जो जैसे हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वो वायुमंडल भी बाद में पढ़ाएंगे, जो भी एटमॉस्फेयर है वो भी बाद में पढ़ाएंगे। तो इसका जो वायुमंडल है पूरा एरिया में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो शायद आपने कभी सुना होगा ग्रीन हाउस कंडीशन समथिंग, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है हमारा वेनस, ठीक है। जो यहाँ का जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 98% के आसपास है, सोच लो। इस वजह से ये ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। हाँ, इस चमकीला होने की वजह से ये इसको हम इसको सुबह का तारा और शाम का तारा बोलते हैं, क्योंकि ये सुबह में और शाम में दिखता है ये, ठीक है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार करते हैं, ठीक है। ये दोनों का देख रहे होगे शेप, अगर हम पृथ्वी, एक मिनट, इसको दोनों का अगर हम एक पैरेलल सीधे में ले आए तो दोनों का शेप है ना बिल्कुल बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है मतलब, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की बहन, ठीक है। सिस्टर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मार्स, मार्स को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। बट हमारा जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, वो उल्टा करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है। सिर्फ शुक्र नहीं, एक और जो ग्रह है यूरेनस, ठीक है। कहाँ गया यूरेनस, को ले आते हैं। जो हमारा यूरेनस है, ठीक है, ये जो ग्रह है, ये और शुक्र ग्रह दोनों ईस्ट टू वेस्ट राउंड करते हैं, किसके, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो यहाँ जो सूर्योदय होगा पूरब में नहीं होगा, पश्चिम में होगा, करेक्ट। चलो, वीनस हो गया। अब इसके बाद कौन सा ग्रह आता है तीसरा नंबर पे, हमारी पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी है, नीला है। नीला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, पानी की मात्रा की वजह से ये नीला दिखता है। ये जो है, इनका जो झुकाव है पृथ्वी की, वो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। आई थिंक सब लोग जानता होगा इस चीज़ को, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे वेदर चेंजेस होते हैं, मौसम का बदलाव इसी वजह से होता है, 23.5 डिग्री की वजह से। वो हम बाद में बताएंगे, कोरिलेसिस फोर्स और किसकी वजह से, ठीक है। ओके, ये जो सूरज के चक्कर लगाता है, उसको लगाने में 365 दिन लगता है, 6 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से वो लीप ईयर हो जाता है 6 घंटे की वजह से, ठीक है। तो फरवरी वाला जो होता है उसमें मेंटेन करते हैं, तो वो चीज़ बाद में बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक दूसरी बात एक चीज़ बताने भूल गया था, वीनस में कोई भी सैटेलाइट नहीं होगा, मरकरी में भी कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस में भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है सब जानता होगा, एक ही हमारे मामा है, चंदा मामा एक, ठीक है। तो हमारा जो उपग्रह है वो पृथ्वी का एक है, वो है चांद, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में सबसे लास्ट में चलेंगे, ठीक है। अभी हम सब सीक्वेंस में प्लैनेट के बारे में बता रहे हैं। तो अब जो चौथे नंबर पर जो प्लैनेट है वो है हमारा मार्स। देखो मार्स बिल्कुल रेड टाइप का लग रहा है ना। रेड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का मात्रा है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा वो बहुत अधिक है, इस वजह से रेड लग रहा है। पृथ्वी ब्लू इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ब्लू लग रही है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड का कलर भी रेड का होता है। हाँ, ये भी सिमिलर है थोड़ा सा पृथ्वी के। चलो पृथ्वी को थोड़ा सा लाते हैं पास में। हाँ, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और मार्स भी 25 डिग्री पे झुका हुआ है, मतलब थोड़ा सा 1.5 डिग्री के ज़्यादा झुका हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मौसम चेंज होंगे, जैसे पृथ्वी में मौसम चेंज होते हैं, यहाँ भी वेदर चेंज होंगे, ठीक है।
इसलिए मार्स पे सुना होगा कि मार्स पे बहुत सारा हमारा ये मंगलयान भी गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है लाइफ होने की। ज़िंदगी अगर हो सकती है तो मंगल में सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पृथ्वी से मिलती जुलती है, 25 डिग्री पे झुका हुआ है, इस वजह से वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा मंगलयान कब भेजा गया था? 2013 में भेजा गया था, 14 में सफल हो गया था, सबको पता होगा। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी और खासियत बात क्या है कि यहाँ पे जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में कंप्लीट चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे, यानी कि खुद का एक रिवोल्यूशन चक्कर लगाएं तो 24 घंटा लगता है। ऐसे ही मंगल को भी 24 घंटा लगता है। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट्स हैं, उसका नाम है फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, याद रखना इसको, कभी कभी कोई कहीं पूछता है क्वेश्चन में, तो फेबोस और डेमोस। ठीक है, हाँ दूसरी बात, हम जैसे हम पहले बताए थे हमारा सोलर सिस्टम, तो जो सूरज के नज़दीक का जो 4 प्लैनेट है, पहला मरकरी, दूसरा वेनस, अर्थ एंड मार्स, इसको हम लोग इनर सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको इनर सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद के जो ग्रह है उसको आउटर सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम मंगल तक थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले लो 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके।